नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर दो महत्वपूर्ण सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज के सेशन में आंसर राइटिंग जो पीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो बच्चे पीएससी की प्री की परीक्षा दे चुके हैं उन्होंने कई बार हमें मैसेज किया है कि पीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, कैसे नोट्स लिखें या कैसे सवालों को करें। ऐसे ही कई बच्चों के मैसेज यूपीएससी वालों के आए हैं। तो पहले सेशन में हम आंसर राइटिंग आज खुद लिख करके एक प्रश्न आपके सामने करेंगे। ठीक यही तरीका आपको अपनी तैयारी के लिए या नोट्स बनाने के लिए भी करना है। और फिर दूसरे सेशन में आज एमसीक्यू का जो डीप डिस्कशन के साथ सेशन होगा वो न्यूट्रिशन पर होगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट हो सकता है, पीएनएसटी हो सकता है, एमपीपीएससी प्री, एमपीएसआई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए आवश्यक होगा। आज सवालों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर के 15 होगी। चूँकि आज आंसर राइटिंग का सेशन हमने इसमें जोड़ा है तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग सेशन की ओर ले चलेंगे। कैसे आपको नोट्स बनाना है। ये सिर्फ आंसर राइटिंग उनके लिए नहीं है जो पीएससी की या यूपीएससी की मेंस की कॉपी को लिख रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको नोट्स बनाना नहीं आता। कैसे एक सवाल मिले और कैसे उसके नोट्स बनाए जाएं, ये भी प्रक्रिया आज हम आपको यहीं सिखा देंगे। तो आंसर राइटिंग फॉर पीएससी और यूपीएससी एंड एमसीक्यू ऑन न्यूट्रिशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यह सेशन लेकर के बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ तो यूपीएससी एंड पीएससी मेन एग्जाम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हम करते हैं। साइड में आप देखोगे तो लिखने का तरीका कि एक कॉपी जो है वो हमने जोड़ी है। चूँकि यह माध्यम हिंदी मीडियम में है, कोशिश हम करेंगे कि बीच बीच के शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद कर दें, पर आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसको इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिएगा। और यदि इंग्लिश में नहीं बनेगा तो यह सेशन जो हमारा है वो 2 जुलाई को 6 बजे लाइव होगा। तो आप हमारे साथ लाइव सेशन में मिलिएगा तो उस समय हम आपको अंग्रेजी में समझाते चलेंगे। दूसरी बात, जो न्यूट्रिशन पर एमसीक्यू होगा उसमें जो हम 15 सवाल आपसे पूछेंगे उन 15 सवालों को एक बार पूछ लेंगे और उसके बाद हर सवाल पर एक कंप्लीट थ्योरी आपको देंगे। सवाल थोड़े कठिन हो सकते हैं क्योंकि उसमें यूपीएससी, नीट, पीएससी, पीएनएसटी, एमपीएसआई सब की परीक्षाओं के सवाल को हमने जोड़ा है। सवाल कठिन हो सकते हैं पर उसके साथ थ्योरी भी आपको पढ़ाने की हमारी कोशिश होगी। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम चलें सेशन की ओर। और पहला सेशन आज जो शुरू करने जा रहे हैं वह है आंसर राइटिंग का, उत्तर लिखने की व्यवस्था का। जो बच्चे पीएससी प्री पास कर लेते हैं उनको मुख्य परीक्षा में जाना होता है। मुख्य परीक्षा में सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं होते, मुख्य परीक्षा में सवाल डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसमें शब्दों की सीमा होती है। आयोग आपसे शब्दों की सीमा के अंतर्गत उत्तर जानना चाहता है। ऐसा ही एक सवाल हमने तैयार किया और वो पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर अब लिखने जा रहे हैं। ऐसे ही सवाल जब आप पीएससी प्री पास कर लोगे तो आपके सामने ऐसा ही सवाल आएगा। जब मेंस की परीक्षा देने जाओगे तो ऐसा ही सवाल आएगा। आज से यहाँ से आप कोशिश करो कि हर सवाल की आंसर राइटिंग करो। जो दिमाग में आपके चल रहा है उन्हीं सवालों को सीखो, खुद से करो। एक प्रश्न हम करके मॉडल रूप में आपको समझाते हैं। यदि यहाँ से समझ में आ गया तो आप खुद प्रश्नों को करके हमें भेजिएगा। यदि प्रश्न नहीं समझ में आता, फिर आंसर राइटिंग की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, फिर से हम आंसर राइटिंग का सेशन लाएंगे। तो एक सवाल जो हमने बनाया उस सवाल को कैसे आयोग यदि आपसे पूछेगा तो कैसे उसको पूछता है, आइए वो सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, आयोग पूछ रहा है कि राष्ट्रीय यानी नेशनल
आयोडीन न्यूनता या आयोडीन डिफिशियंसी, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी ब्रिकेट कार्यक्रम ब्रिकेट कार्यक्रम पर सौ शब्द लिखिए। आयोग जब सवाल पूछता है तो बहुत लंबा सवाल नहीं होता, यह भी ध्यान रखना। वो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता ब्रिकेट कार्यक्रम पर 100 शब्द आपको लिखना। आपको पता है कि यह नेशनल प्रोग्राम है और सरकार इस प्रोग्राम को से चिंतित होती है कि हमारे देश में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कब यह कार्यक्रम संपादित हुआ, इन सब बातों को सार्थक रूप से वह 100 शब्दों में आपसे जानना चाहता है। अब इस प्रश्न को जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए तो आपको ये लिखा हुआ प्रश्न किसी किताब पर नहीं मिलेगा। ये आपका अनुभव, आपके निजी जो पेपर लैंग्वेज होती है या जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें, या सब्जेक्ट के कुछ अध्ययन, इन तीनों का निचोड़ करके कैसे हम इसका उत्तर लिखते हैं ये आप देखिए। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता ब्रिकेट कार्यक्रम, प्रश्न को समझिएगा। ये कह रहा है कि नेशनल स्तर पर यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन कौन सी ब्रिकेट उत्पन्न होती है और कौन कौन से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए, ये पूरी जानकारी आयोग आपसे 100 शब्दों में जानना चाहता है। समझ गए होंगे इस सवाल को। आइए इसका जवाब शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, आपके लिखने की जो शैली हो बहुत ही मधुर होनी चाहिए। आक्रामक शैली का कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। मान लीजिए किसी में आप गुस्से में हैं, उसको लिख रहे हैं, तो उसका निराकरण या उपाय कैसे किया जाता है ये भी लिखिए, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं। समस्या उत्पन्न होगी और समस्या का निदान भी आपको आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। बाकी आयोग जानता है, आपसे बेहतर जानता है कि राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता ब्रिकेट कार्यक्रम क्या है, सरकार इस बारे में क्या प्रयास कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, ये सारे मुद्दे आपको 100 शब्दों में लिख देना। तो आइए इसका नोट्स बनाते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं आपके सामने। हिंदी सुधारिएगा, हिंदी हमारी अशुद्ध आपको मिल सकती है। आप हिंदी के जानकार हो, ज़्यादा अच्छी हिंदी करोगे तो हिंदी जहाँ भी बिगड़ेगी उसको आप सुधारिए। लिखते हैं, एक कॉपी आती है, मार्केट में उपलब्ध है वो कॉपी, दोनों तरफ से लाइन होती है, और जब आप आयोग के पास जाओगे तो वो शब्दों की सीमा में जगह भी, स्पेस भी देता है कि आपको इतने स्पेस में ही लिख देना है। तो आइए इस प्रश्न को हम लिखते हैं। शरीर में, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं पैरा, शरीर में आयोडीन की पर्याप्त, राइटिंग भी आपकी बेहतर हो, आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मौजूद न होने से अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। हमने पहले लाइन में, जरा प्रश्न को देखिएगा, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता ब्रिकेट कार्यक्रम क्यों चलाना पड़ा, इसकी परिभाषा को हमने पहले लाइन में लिखा कि राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता ब्रिकेट है क्या। हमने लिखा कि यदि शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मौजूद नहीं होगी, जितनी मात्रा में आपको आयोडीन की ज़रूरत है,
तो अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, चाहे तो आप ऐसा लिखें या चाहे तो आप कंटिन्यूअस लाइन में लिखें, सामान्य शारीरिक वृद्धि के लिए, देखते चलिएगा, सामान्य शारीरिक वृद्धि के लिए प्रतिदिन तथ्य लिख रहे हैं, कोई गप नहीं चलेगा, तथ्य लिखना पड़ेगा। सामान्य शारीरिक वृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा आवश्यक होती है। हर पॉइंट पर एक वजन होना चाहिए, जो भी आप उत्तर लिख रहे हो उस पर वजन होना चाहिए। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का विषय है। साइंस और टेक्नोलॉजी में आप दाएं बाएं की बात नहीं लिखोगे, आप सिर्फ तथ्य ही लिखोगे। देखो, पहले में हमने परिभाषा लिखी और दूसरे में हमने तथ्य दिया कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। फिर लिख रहे हैं, यदि आयोडीन की कमी होती है तो घेघा रोग या इसको ग्वाइटर कहते हैं, याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी नहीं कर रहे हैं। घेघा रोग तथा बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास कुंठित हो जाता है। कुंठित हो जाता है मतलब रुक जाता है। ये भी तथ्य है। हमने एक भी लाइन अतथ्य नहीं लिखा, सारी बातों को तथ्य लिखा है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो एक स्वस्थ शरीर में, एक वयस्क में घेघा रोग हो जाएगा, और यदि बच्चे में यह कमी हो गई तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास, ना तो शरीर लंबा होगा और ना उसका मेंटल पावर ही बढ़ेगा। चूंकि अगला पॉइंट लिख रहे हैं, चाहे तो आप इन सबको कंटिन्यू लाइन में लिख सकते हैं। चूंकि गंडमाला या ग्वाइटर, चूंकि गंडमाला या ग्वाइटर भारत में प्रमुख समस्या के रूप में उभरा। अब ये प्रमुख समस्या के रूप में उभरा, अतः अब देखिए तीसरी बात भी तथ्य लिख रहे हैं, कोई कहानी नहीं। चूंकि गंडमाला या ग्वाइटर भारत में प्रमुख समस्या के रूप में उभरा, इसलिए हमारी सरकार सक्रिय हो गई। इसलिए सरकार ने 1962 में, तथ्य 1962 में पूर्ण रूप से
राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाकर इसे प्रचारित किया। सरकार ने देखा कि जो वयस्क हैं उनमें घेघा रोग बढ़ता जा रहा है, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार जब चेती तो सन 1962 में पूर्ण रूप से इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया गया और राष्ट्रीय कार्यक्रम बना करके इसके निदान के लिए उसने एक रूपरेखा बना करके इसको संजीदगी से लिया। उद्देश्य क्या था इस योजना का, राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ये हम आपको अगले पॉइंट में बताते हैं। चलिए, यहाँ जगह नहीं है, इसके पहले वाले पॉइंट में लिखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोग की प्रमुखता वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की व्यवस्था करना था। भाई, नमक तो हर आदमी खाता है और नमक की में चूंकि ये रोग आयोडीन की कमी से हो रहा था तो सरकार ने 1962 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला दिया कि जहां ये रोग ज़्यादा फैल रहा है वहां पर जो नमक हम सप्लाई करेंगे उसमें आयोडीन शामिल कर देंगे। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोग की प्रमुखता वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की व्यवस्था करना था। और अब अंतिम लाइन जो निष्कर्षतः हम लिखने जा रहे हैं कि वर्तमान में कोई हिस्ट्री नहीं लिखी हमने, कोई घुमाया नहीं हमने एग्जामिनर को। जब कभी भी आप परीक्षा के वैल्यूअर को घुमाओगे नंबर कम देगा। वर्तमान में पूरे देश में आपूर्ति होने वाला, ये भी डाटा दे रहे हैं, वर्तमान में पूरे देश में आपूर्ति होने वाला 90% से अधिक नमक आयोडीन युक्त। यहां पर आकर के हम अपने उत्तर का समापन करते हैं। सवाल हमारा था कि राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृत कार्यक्रम पीएससी में आया हो, यूपीएससी में आया हो या आने वाला हो, कैसे आपको उत्तर लिखने हैं। आज हमने ये सैंपल पेपर आपको निर्धारित कॉपी पर लिखने की कोशिश करिएगा। एक सवाल यदि आपसे बन गया तो आप समझिए कोई भी सवाल हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लिखोगे, आपकी खुद जानकारी होगी और खुद लिख करके बेहतर से बेहतर नंबर पालोगे। अब एक सवाल आपके दिमाग में चलता होगा, सर ने सारे तथ्य तो लिख दिए, हमें गंभीर तथ्यों पर भी नहीं जाना है कि इतनी ज़्यादा साइंस, उसकी एनालिसिस, उसके इंजेक्शन, उसके उस पर हार्मोन्स को, कुछ नहीं। हमको सिर्फ एथेंटिक जानकारी जो सरकार की वो पूछ रहा था कि राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृत कार्यक्रम, सिर्फ सरकार अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाह रही थी 100 शब्द लिखने के लिए, तो हमने सिर्फ उतनी ही जानकारी दी। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि आपने शर्त लगाई है 100 शब्द हों, आपने गिना नहीं, आपने लिख दिया 100 से थोड़ा ज़्यादा या 100 से थोड़ा। थोड़ा का मतलब इतना नहीं कि 100 का 50 कर दो या 100 का 150 कर दो, ये नहीं चलेगा। 100 शब्द की सीमा में ही रहना होगा। चलिए एक बार आपके सामने इनको गिनते हैं।
गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। बच्चों यहाँ तक हमने 100 शब्द लिखे। इतने शब्दों को लिखने के बाद यदि हमसे 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द 7 शब्द ज़्यादा है तो माफ़ी मिलेगी। देखिए, हमने लिखना जब शुरू किया था तो 100 शब्दों की शर्त थी। 100 शब्द पहुंचाए, 7 शब्द ज़्यादा हुए, कोई बात नहीं, इतने में आयोग आपसे नाराज़ नहीं होगा। लेकिन अब ये देखेगा कि क्या जो चीज़ें आपने लिखी हैं सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं। आइए उन सवालों को एक बार फिर देखते हैं। हमने पहली लाइन में परिभाषा लिखी, शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मौजूद न होने से अनेक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। सामान्य शारीरिक वृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा आवश्यक होती है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो घेघा रोग तथा बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास कुंठित हो जाता है। चूंकि गंडमाला या ग्वाइटर या घेघा भारत में प्रमुख समस्या के रूप में उभरा, इसलिए सरकार ने 1962 में पूर्ण रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाकर इसे प्रचारित किया। आगे क्या किया? इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही था कि रोग की प्रमुखता वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की व्यवस्था कर दी जाए। वर्तमान में पूरे देश में आपूर्ति होने वाला 90% से अधिक नमक आयोडीन युक्त है। और इसी उत्तर को, चूंकि ये हमने लिखा है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर ढंग से लिख सकते हो। एक ही सवाल को आप 2 बार 3 बार लिखो, बहुत बेहतर उत्तर लिखो। किसी से मत पूछो, कोई ज़रूरत नहीं है आंसर राइटिंग की सेशन को ज्वाइन करना। आप खुद लिखो और खुद लिख करके आप अपने आप को जांचो, बहुत बढ़िया लिखो, कोशिश तो करो। तो ये एक हमने, चूँकि बच्चों का ये आग्रह था कि एक आंसर राइटिंग का सेशन इसमें शामिल किया जाए, तो ये सेशन हमने शामिल किया है। आप हमको शाम को जब हम लाइव होंगे तो बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, प्रश्न कैसा था, उसका जवाब जो हमने तथ्यात्मक दिया वो कैसा था, क्या हमने शब्दों की सीमा पूरी की, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रोज की तरह अब हम अपने उन बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो MCQ सेशन और डीप डिस्कशन के साथ हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। आइए उन सवालों की ओर चलें। पहला सवाल करें उसके पहले आपको बता दें कि इसके पहले हमने विटामिन पर बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, बहुत सारा डिस्कशन विटामिन पर हो चुका है। अब विटामिन का संबंध सीधे न्यूट्रिशन से है, उस पर भी सवाल बहुत सारे आते हैं। तो अब आज न्यूट्रिशन को, विटामिन थोड़ा जुड़ा है, विटामिन और न्यूट्रिशन से मिला जुला ये सवाल आपके सामने लेकर के आए। तो पहला सवाल पूछे हम आपसे, थोड़े सवाल जो है वो UPSC के हैं, नीट के भी हैं, PNST के भी हैं, MPSI से पूछे गए सवाल हैं, PSC के भी हैं। थोड़ा सवाल कठिन हो सकते हैं पर एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। और पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर देने जा रहे हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए भोजन के समूह
में से कौन सा समूह में से कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए रिकेट्स दिया जाता है? पहला सवाल हमने पूछा। अब हम वो समूह दे रहे हैं। क्या सनलाइट, मिल्क, और फिश ऑयल है, मछली का तेल? दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या कुंभी और मूंगफली है? सोचना पड़ेगा, यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा था। सनलाइट है, मिल्क है, फिश ऑयल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या फोर्टिफाइड दूध, या मिल्क लिख लीजिए, मिल्क, लीवर और गाजर हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो खट्टे फल हैं? स्ट्रॉबेरी है, और ब्रोकली। अब यदि आपने न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा तो ये जवाब बनेगा। अभी तो आप फिलहाल ऑप्शन करिए, इसके बाद इसका डिस्कशन लेकर के हम आएंगे, रिकेट्स समझाएंगे, रिकेट्स किसकी कमी से होता है ये समझाएंगे, फिर उस कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है ये बताएंगे। पूरा डीप डिस्कशन थ्योरी के साथ आपको देंगे। हमने सवाल पूछा है, नीचे दिए गए भोजन के समूह में कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है? दूसरा सवाल, नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी दो विटामिन, ध्यान से सवाल, पीएनएसटी का सवाल, कौन सी दो विटामिन डीएनए के संश्लेषण के लिए डीएनए के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, विटामिन B12 एंड नियासिन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन B12 एंड एस्कॉर्बिक एसिड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन B12 और पैंथोनिक एसिड है? हमने दूसरे सवाल में पूछा कि नीचे दिए गए विटामिन में कौन सी दो विटामिन डीएनए के सिंथेसिस में या संश्लेषण में आवश्यक है? क्या वो विटामिन B12 फोलिक एसिड है? क्या विटामिन B12 नियासिन है? क्या वो विटामिन B12 और एस्कॉर्बिक एसिड है? क्या वो विटामिन B12 पैंथोनिक एसिड है? तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं। तीसरा सवाल है हमारा लीवर से।
यकृत की उचित क्रियाशीलता, यकृत माने लीवर, यकृत की उचित क्रियाशीलता एवं ब्लड के संपादन हेतु या ब्लड के सर्कुलेशन, ब्लड के संपादन हेतु अति आवश्यक, आवश्यक नहीं अति आवश्यक विटामिन ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह विटामिन ई है। बी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या वह विटामिन ए है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह विटामिन B12 है। डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह विटामिन के है। यकृत बढ़िया ढंग से काम करे, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो, अति आवश्यक, जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता, अति आवश्यक विटामिन आपको बताना था कि अति आवश्यक विटामिन कौन सा होगा। सही ऑप्शन दीजिएगा। इसके बाद डिस्कशन का सेशन होगा तो उसमें हम आपको समझाएंगे। चौथा सवाल, कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है। मतलब प्रोटीन किससे किससे मिलकर के बना है ये आपको बताना है, उसके सेगमेंट बताने हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो वसाम्ल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एमिनो अम्ल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फार्मिक अम्ल है। डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह CH3COOH है। इसमें से कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है या प्रोटीन किससे मिलकर के बनता है यह आपको बताना है चौथे सवाल में। सरल सवाल है। 5वें सवाल पर आते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमिनेंट या जो गाय भैंस होती है, रूमिनेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम पर किसी दिन बेहतर लेक्चर देंगे। जंतुओं के स्टमक में और आपके स्टमक में क्या अंतर है ये भी समझाएंगे। तो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है, पच सकता है। ध्यान रखना, इसी में लिखे देते हैं, पर मानव द्वारा नहीं। आपको उत्तर करने में आसानी होगी। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह उस कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन आपको करना है, क्या वह शुगर है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेलुलोज है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्टार्च है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह
ग्लाइकोजन है। उस कार्बोहाइड्रेट का चयन करना है जो पागुर करने वाले, जुगाली करने वाले जंतुओं के द्वारा पच सकता है पर आप नहीं पचा सकते हो। 5वां सवाल था। 6वें सवाल पर आओ। खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स तथा खनिज लवण मिनरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साहब, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह डिपेंडेंट फूड है? डिपेंडेंट फूड है, निर्भर भोज्य पदार्थ है। क्या वो अधिकतर पौधों द्वारा निर्मित खाद्य हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो पोषक तत्व हैं? डी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो कच्चे खाद्य पदार्थ? 4 ऑप्शन हमने दिया। डिपेंडेंट फूड है, अधिकतर पौधों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ हैं, पोषक तत्व कहलाएंगे। क्या वो कच्चे खाद्य पदार्थ हैं? खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सबको मिला करके क्या कहा जाता है? कुल मिला करके हमने परिभाषा पूछी। 7वां सवाल। वह स्टेप, वह पद, या इसको चाहो तो आप स्टेप लिख लो। स्टेप जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के, ध्यान से, सक्रिय स्थल के आकार एवं अब स्तर के बंधक स्थल के बीच के संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है। यूपीएससी का सवाल है, सोच लीजिएगा फिर करिएगा। वह स्टेप जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अब स्तर के बंधक स्थल के आकार के बीच संबंध का अच्छी तरह विवरण, मतलब अच्छी तरह परिचय करता है, ये आपको बताना है। ए, क्या वो सप्लीमेंट्री है, पूरक है? बी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह मजबूत है, मजबूत? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह समपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो उदासीन है? सवाल को 2 बार पढ़िए। वह पद जो एंजाइम के सक्रिय एक्टिव
क्लेश के आकार और अवस्तर के बंधक स्थल के आकार के बीच संबंध का अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन करता है, विवरण करता है, जोड़ता है। क्या वो पूरक है, क्या वो मजबूत है, क्या वो संपूरक है, क्या वो उदासीन है। 8वां सवाल, एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं। सरल सवाल है, यूपीएससी ने पूछा था, एमपीपीएससी ने पूछा था। एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं ए, क्या वो प्रोटीन के बने होते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्टेरॉइड हैं। हमने पूछा एंजाइम मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट हैं, या क्या न्यूक्लिक एसिड हैं, क्या स्टेरॉइड हैं। 9वां सवाल, शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइम, ध्यान से सवाल को सुनना, निर्मुक्त मतलब जो एंजाइम बाहर निकाले जाए। निर्मुक्त कैसे लिखा जाएगा, निर्मुक्त, निर्मुक्त बाह्य एंजाइमों द्वारा पाचन, पोषण में सम्मिलित है, न्यूट्रिशन में सम्मिलित है। पाचन के बाद कामा है, पोषण में सम्मिलित है। और इसका प्रयोग सैप्रोफाइट्स के द्वारा किया जाता है, मृतोजीवी। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो सिम्बायोटिक है, सहजीवी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पैरासिटिक है, परजीवी। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो सैप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी। और क्या वो डी ऑप्शन दे रहे हैं, सहभोजी हैं। शरीर के बाहर एंजाइम को निकाल दिया जाए, उनका पोषण किया जाए, उन भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाए, ये काम कौन करता है, मृतोपजीवी करते हैं। और जब मृतोपजीवी इस तरह का काम करते हैं तो ये किस वाले भाग में आएगा, उत्तर लिखा हुआ है, आप पक्का इसका उत्तर करोगे। थोड़ा घुमाते इसको अंग्रेजी में तो ज़्यादा बेहतर होता, पर कोई बात नहीं, आपसे बन गया ये जवाब। 10वां सवाल, प्रोटीन का आकार, प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोटीन में अमीनो अम्ल का, प्रोटीन में एमिनो अम्ल का अनुक्रम। बी ऑप्शन दे रहे हैं, कोशिका में प्रोटीन का कार्य।
सी ऑप्शन दे रहे हैं कोशिका में वह स्थान जहां यह एकत्रित किया जाता है। और डी ऑप्शन देते हैं उपरोक्त कोई नहीं। बन जाए आपसे इसका उत्तर, बहुत अच्छी बात। नहीं बनता है तो अभी हम लौट करके फिर आएंगे और फिर इसका कंप्लीट डिस्कशन भी करेंगे। 11वां सवाल, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम। नीट में पूछा गया सवाल, प्रथम प्रतिबंधन जो बॉन्डिंग करता है, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम जिसे अलग किया गया था। ये ऑप्शन दे रहे हैं इकोआरआई, बी ऑप्शन दे रहे हैं हिंद 2, सी ऑप्शन दे रहे हैं अल्लू फर्स्ट और डी ऑप्शन दे रहे हैं BMEHI। प्रथम कोऑपरेटिव एंजाइम जिसको कह लेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम जिससे अलग किया गया, उसका नाम क्या है? इकोआरआई है, हिंद सेकंड है, अल्लू आरआई है, अल्लू फर्स्ट है, या BMHI। 12वां सवाल, निम्न में से किस अणु के एक ग्राम में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रोटीन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कार्बोहाइड्रेट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो फैट है? या डी ऑप्शन लिखे देते हैं, सभी में समान है। हमने ये सवाल आपसे पूछा, 12वां सवाल, कि निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? सर्वाधिक एटीपी, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो फैट है, या सभी में समान होता है? अगला सवाल, 13वां सवाल, शरीर की वसा, यूपीएससी का सवाल, नीट में भी आया। शरीर की फैट, प्रश्न को पहले समझिएगा। फैट को जमा करने के लिए उच्च प्रवृत्ति के साथ फिर कामा लगा लीजिएगा, अक्सर नाशपाती के आकार का उच्च निकाय या बॉडी, हायर बॉडी, उच्च निकाय
या बॉडी लिख लीजिए, के रूप में जाना जाता है। शरीर हमारा फैट को इकट्ठा करता है, उसको अच्छा लगता है कि हमारे पास इमरजेंसी के लिए हायर एनर्जी लेवल, और जब वो इकट्ठा करता है तो बॉडी में नाशपाती के आकार का जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये सवाल है। थोड़ा गंभीरता से यदि आपने साइंस पढ़ी होगी तो बनेगा, क्या वह प्रक्रिया एंडोमॉर्फ है? बी बता रहे हैं क्या वो प्रक्रिया एक्टोमॉर्फ है? सी बता रहे हैं क्या वो प्रक्रिया मीजोमॉर्फ है? और डी कह रहे हैं क्या वो प्रक्रिया कीटोमॉर्फ है? सोचिएगा, अभी जब हम लौटेंगे 15 सवाल करने के बाद तो इनका सबका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। 14 नंबर का सवाल खूब खाते होंगे, बॉयलर चिकन, उसी से जुड़ा हुआ सवाल झारखंड पीएससी में पूछा गया कि ब्रॉयलर चिकन, ब्रॉयलर चिकन में होता क्या है। उसने जो सवाल पूछा, एज इट इज जो सवाल लिखते हैं कि ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, विटामिन से भरपूर, सप्लीमेंट्री के साथ, विटामिन से भरपूर सप्लीमेंट्री, या लिख लीजिए विटामिन से भरपूर, पर्याप्त मात्रा में वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन है। उसका केमिकल कंपोजिशन पूछ रहा है। आप बॉयलर चिकन खाते हो, वो पूछ रहा है कि बॉयलर चिकन में क्या क्या होता है, विटामिन होती है कि नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फैट है कि नहीं है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है कि नहीं है। अच्छा सवाल है, बी ऑप्शन दे रहा है। सभी पोषक पदार्थों की, ध्यान से उत्तर करना, सभी पोषक पदार्थों की उच्च मात्रा, क्या ऐसा है कि चलो बॉयलर चिकन खाएंगे, अभी अभी देखते देखते ही शरीर तगड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या प्रोटीन एवं फैट से बने घटक पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या विटामिन से भरपूर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री फूड है क्या बॉयलर चिकन है क्या। आज हमने बॉयलर चिकन पर यह सवाल देखा, झारखंड पीएससी ने पूछा था, हम उठा करके आपके लिए लाए, क्योंकि आप भी खाते हो बॉयलर चिकन। बॉयलर चिकन में बताना जरा होता क्या है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, क्योंकि आज 20 सवाल इसलिए नहीं किया है कि आज आंसर राइटिंग का सेशन पहले हमने कर दिया, तो 15 सवाल हैं। आज 15वां सवाल है कि वसा को भंडारित करने वाले
ऊतक का नाम बताइए। ऊतक यानी टिश्यू। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ब्लड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एरियोलर टिश्यू है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फैटी टिश्यू है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बोनी टिश्यू है? हमने पूछा कि वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम क्या है? क्या वो ब्लड है? क्या वो एरियोलर टिश्यू है? क्या वो फैटी टिश्यू है? और क्या वो बोनी टिश्यू है? इतने सवाल पूछने के बाद 15 सवाल तक आपने उत्तर कर लिया। उत्तर क्या किया आपने? अब उसकी बारी है कि हम आपको बताएं कि सही जवाब क्या है, और सही जवाब के साथ आपको हमें डिस्कशन भी देना है। तो आप तैयार हो जाइएगा, कॉपी पेन अपने पास रखिएगा। पहले सवाल की ओर हम चलते हैं और पहला सवाल आपको बताएं उसका उत्तर क्यों और कैसे। हमने पहले सवाल में पूछा था कि नीचे दिए गए भोजन के समूह में कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए किया जाता है। आप पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। चूंकि सूर्य का प्रकाश, दूध और मछली का तेल आदि भोजन के समूह में विटामिन डी से भरपूर हैं, या विटामिन डी इनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सीधा सीधा पहला, यानी डिस्कशन को आप कागज पर लिख लीजिएगा, ये थ्योरी पढ़ने में आपकी मदद करेगा। दूसरा सवाल हमने पूछा, नीचे दिए गए विटामिन में कौन से 2 विटामिन डीएनए के सिंथेसिस के लिए आवश्यक हैं। इस पर जो हम आपको डिस्कशन दे रहे हैं उसको सुनिएगा। विटामिन B12 और फोलिक एसिड डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। ये थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, नाइट्रोजनी बेसेस की केंद्रीय श्रृंखला के निर्माण में भाग लेते हैं। और ये जो हमने नाम लिए, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस, ये सब डीएनए के पार्ट हैं, इसलिए बच्चों इसका सही जवाब होगा ए। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि यकृत की उचित क्रियाशीलता एवं ब्लड के संपादन हेतु या ब्लड के सर्कुलेशन के लिए क्या आपको करना होगा। यकृत की उचित क्रियाशीलता एवं रक्त के आलंबन या सर्कुलेशन के लिए आवश्यक विटामिन के है, इसलिए सही जवाब होगा डी। विटामिन के का स्रोत क्या क्या है। विटामिन के का स्रोत है दूध, अंडा, मछली, हरी सब्जी। इनका प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। इसके अभाव में रक्त का थक्का नहीं बनता। चौथा सवाल, कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु के निर्माण का खंडक है। चौथा सवाल, एमिनो अम्ल के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका अणु एमिनो, यानी एमिनो आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे। एमिनो को लिखते हैं NH2 एवं कार्बोक्सिलिक को लिखते हैं COOH। इनमें एमिनो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल भी माना जाता है। ध्यान से सुन रहे हैं आप, इनको एमिनो प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड भी माना जाता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन निर्माण के खंडक कहलाते हैं। एमिनो अम्ल सही जवाब होगा बी। अगला सवाल था, उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है पर आप नहीं पचा सकते हो। पांचवा सवाल हमने पूछा, सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है, यानी इसका सही जवाब होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप जानते हो? नहीं जानते हो तो अक्सर बच्चे हमसे फिर पूछते हैं, C6H10O5
और जितने नंबर्स इसमें लगाना हो, क्योंकि अणुओं के जुड़ने के कारण होता है, तो नंबर लगा करके आगे आप लिख लीजिएगा। सेलुलोज है, यह बहुत शर्करा है, माने शर्करा के छोटे छोटे अणु एक साथ जुड़ते हैं, सेलुलोज का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणु वाला पॉलीमर बनता है। पॉलीमर भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के सेशन जब लाएंगे तो पॉलीमर भी समझाएंगे आपको। सेलुलोज रूमिनेंट के द्वारा पच जाता है। हरी सब्जी, हरा पेड़, पत्ती, आप पचा कर देखो, आपको पचती है क्या आम की पत्ती? एक दिन खाकर देखो। तो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं गाय, भैंस, बकरी, जो रूमिनेंट है, जो जुगाली करते हैं वो पचा सकते हैं। छठवां सवाल, खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन तथा मिनरल्स कहलाते हैं। ये पक्का है कि ये सब या जिसके शरीर में या जिसके भोज्य पदार्थ में यदि आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, फैट लेते हो, विटामिन लेते हो, मिनरल लेते हो, तो पक्का है आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो, पोषक तत्व ले रहे हो। और यदि आप फुल्की खाते हो तो तब आप पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आओगे। इसका भी डिस्कशन कई बार हमने आपको अनअकैडमी पर डिस्कस किया है फुल्की के बारे में, समय मिला तो फिर डिस्कस करेंगे। 7वां सवाल, वह स्टेप बताइए जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्थर के बंधक स्थल के आकार में, यूपीएससी में पूछा गया सवाल था, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, बीच के संबंध का अच्छी तरह विवरण करता है। 7वां सवाल, 6वां हो गया ना, हाँ, 7वां सवाल, अब ये क्या कहलाता है? देखिए, पूरक वह पद है या सप्लीमेंट, पूरक वह पद होता है, कौन सा पद है? आप हमारी बात को सुनिए और लिख लीजिए। वह पद है जो एंजाइम के सक्रिय आकार के बंधक स्थल के आकार के बीच संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, क्योंकि इसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार के बराबर होता है। फिर से एक बार पढ़ दें। पूरक वह पद है जो एंजाइम के सक्रिय आकार के बंधक स्थल के आकार के बीच संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, क्योंकि इसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार के बराबर होता है। 8वां सवाल, एंजाइम मुख्य रूप से, ये तो आप जानते हो, जीव तंत्र के रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं, जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम की यह परिभाषा है। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। 9वां सवाल, शरीर के बाहर निम्न बाह्य एंजाइम द्वारा पाचन पोषण सम्मिलित है। जो 9वां सवाल है, 9वां सवाल, शरीर के बाहर निर्मुक्त, यानी शरीर के बाहर एंजाइम को निकाल दिया जाए और फिर एंजाइम उस भोजन का डाइजेशन करे और वो भोजन शरीर में सोख लिया जाए, ऐसा भोजन मृत जीवियों के द्वारा किया जाता है। और ये लाइफ जो है या पोषण जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अंग्रेजी भी लिख लेना, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आप लोग कैसे हो? सैप्रोफिटिक हो क्या? आप अपना एंजाइम बगल वाले को छोड़ दो, उसका पूरा का पूरा बॉडी चूस लो। यदि ऐसा आप करते हो, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। 10वां सवाल, प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? 10वां सवाल हमने पूछा। 10वें सवाल में प्रोटीन का आकार निर्धारित करने में जो क्रम होगा, इसमें सरल सा जवाब है, इसका उत्तर होगा ए। प्रोटीन में एमिनो अम्ल का जो अनुक्रम होता है, क्योंकि एमिनो एसिड ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन में एमिनो अम्ल का जो अनुक्रम है प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है। प्रोटीन के पाचन में HCl का, ध्यान से सुन लेना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। प्रोटीन के पाचन में HCl का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह प्रोटीन पाचक प्रगिंडों यानी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ ये बात नोट रखना, HCl क्या करता है? जो प्रोटीन के पाचन में एंजाइम लगते हैं ना, उनको एक्टिवेट कर देता है। 11वां सवाल, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम जिसे अलग किया गया था, इसको ध्यान से सुन लो, चाहे तो लिख लो या वीडियो देखने के बाद इसको लिख लेना। हिंद सेकंड प्रतिबंधन एंजाइम है जिसे अलग किया गया था। एंजाइम सरल प्रोटीन होते हैं
एंजाइम जीवों के 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड के शरीर के तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच के माध्यम से पूर्ण सक्रिय होता है। तो हिंद सेकंड याद कर लीजिए। 12वां सवाल आपसे पूछते हैं, निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? इसका जवाब तो आप जानते हो, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसको जवाब कर लिए होंगे कि जो ज़्यादा फैटी होता है वो ज़्यादा ऊर्जावान होता है। कभी गलती मत करना। जो मोटा है उसका यदि 1 ग्राम जलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी देगा। वसा का यदि 1 ग्राम जलेगा तो सबसे ज़्यादा एटीपी देता है। मात्रा आप लोगों को याद होगी। वसा एक कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना, वसा एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें दूध है, इसमें अंडा है, मांस, मछली आदि चर्बी वाली चीज़ें पाई जाती है, चर्बी बढ़ती है। 13वां सवाल, शरीर के फैट को जमा करने के लिए उच्च प्रवृत्ति के साथ अक्सर नाशपाती के आकार का उच्च निकाय क्या कहलाता है? ये एक प्रोसेस है। फैट की प्रोसेस में, फैट के मेटाबॉलिज्म में आप इसको पढ़ोगे, यूपीएससी ने इसको पूछ लिया था। इस प्रक्रिया को एंडोमार्फ कहा जाता है। एंडोमार्फ, ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं। शरीर की वसा को जमा करने के लिए उच्च प्रवृत्ति के साथ अक्सर नाशपाती के आकार का एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी, वसा एंडोमार्फ के रूप में जाना जाता है। फिर से सुन लो, शरीर की वसा को जमा करने के लिए जो उच्च प्रवृत्ति होती है, जो उसका नेचर होता है, जब ये एक नाशपाती का रूप धारण कर लेती है तो ये प्रक्रिया एंडोमार्फ कही जाती है। 14वां सवाल, बॉयलर चिकन, इस पर भी आपने को खाया भी है। खाते क्या? जब बॉयलर चिकन खाओ, चिकन खाओ, गड़बड़ नहीं है, लेकिन यदि बॉयलर खाओगे तो पता है आपको विटामिन से भरपूर, पर्याप्त मात्रा में फैट, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलेगी। इसीलिए बॉयलर खाना। विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन बॉयलर चिकन का न्यूट्रिएंट है। 15वां सवाल, वसा को भंडारित करने वाला और अंतिम सवाल है सेशन का, वसा को भंडारित करने वाला ऊतक का नाम क्या होगा? तो इस पर ज़्यादा बसीय ऊतक ही वसा को भंडारित करते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा फैटी एसिड। यह ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है। जो मोटे लोग होते हैं उनकी त्वचा को छूना बहुत मोटी लगती है, मोटी त्वचा हो जाती है। इसमें बड़ी बड़ी गोल अंडाकार वसीय कोशिकाएं होती हैं जो वसा से भर जाती हैं। यह ऊतक वसा संग्रह के अतिरिक्त तापरोधी परत की तरह भी काम करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेता है। जो मोटा आदमी होता है, देखना उसको ठंड कम लगती है। तो वसा को भंडारित करने वाले ऊतकों में का सही नाम फैटी एसिड है। और ये अंतिम सवाल था, अंतिम जवाब था। यह हमारी क्लास बच्चों 6 बजे लाइव, 6 बजे लाइव के समय यदि आप हमसे जुड़ते हैं, आपको इन सवालों में कोई डिस्कशन करना है या आंसर राइटिंग में कोई सवाल पूछना है, कोई नया सवाल आपको लिखवाना है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ करके आप हमसे प्रश्न पूछिएगा। फिर से आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। जितना जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा, हम बहुत जल्दी लाइव आपको यूट्यूब पर मिला करेंगे आपके डिस्कशन के साथ। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक दिन के अंतराल के बाद नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।